नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। बात करते हैं निर्मला सीतारमन के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी और आदर्श अय्यर नाम के कंप्लेनेंट ने जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जो शिकायत दर्ज कराई थी, तो उसमें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने ये कहा था कि निर्मला सीतारमन, उनके साथ जेपी नड्डा, नलिन कतील, बीवाई विजेंद्र, ये सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसी दिन निर्मला सीतारमन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और दर्ज होने के बाद आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने उस एफआईआर पर स्टे लगा दिया है। एफआईआर यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन होता, जो जांच होती, उस पर स्टे लगा दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो शिकायत करता है यानी कि आदर्श आर अय्यर, वो डायरेक्टली अग्रीव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आईपीसी के सेक्शंस हैं उसमें अगर कोई डायरेक्टली अग्रीव्ड होता है तो फिर उस मामले को हम देखते हैं। तो अब इनको बताना है 22 तारीख को, अब इस मामले में अगली हियरिंग है। एस इंटरिम स्टे लगा है यानी कि अस्थाई जो स्टे हम जिसे कहते हैं वो है। 22 तारीख को जब कोर्ट फिर से मिलेगा तब उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगी और इनको बताना पड़ेगा कि क्यों, क्या कारण है कि इस केस को अब हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज इसी सब के बारे में हम जानकारी लेंगे और हमारे साथ इस समय लॉयर और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो इंटरिम स्टे लगाया है, आप क्या इसे एक केस में सेटबैक समझेंगे, एक धक्का समझेंगे, या फिर ये एक इंटरिम स्टे है लेकिन ये केस अभी भी उतनी ही बड़ी इंक्वायरी के लिए खुला हुआ है, यानी कि निर्मला सीतारमन पर प्रॉब्लम्स या जो खतरे के जो बादल हैं जिसको कहते हैं कि वो अभी भी मंडरा रहे? नहीं, अभी तो देखिए, ये हमें जहाँ तक जो जिस ग्राउंड पर या जो बोल के उन्होंने स्टे दिया है, उससे तो हमें नहीं लगता कि ये जो है हाई कोर्ट में निर्मला सीतारमन के फेवर में ही जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि दोनों तरफ के लॉयर थे। एक तरफ प्रशांत भूषण थे और दूसरी तरफ के जी राघवन थे। इंसिडेंटली मैं दोनों को ही जानता हूँ। तो जो जज का ऑब्जर्वेशन है कि भाई जो आदमी को डराया गया वो तो आया नहीं, तो वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि आप तीसरे आदमी कह रहे हो कि उसको डरा के पैसा लिया गया। अब ये चीज़ें जो हैं, दूसरे तरफ जब सीधी रमैया का केस होता है तो वो दूसरे तरह की वो लॉजिक चलती है। तो हमारा ये कहना है कि भाई पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एक्सटॉर्ट करके पैसा लिया गया। अब आप उसमें वो चले जा रहे हो कि इसमें, और लोगों ने कहा कि भाई ऑब्जेक्शन तो फाइल करें, वो कोर्ट में आके बताएं कि भाई ये किस तरह से गलत है, तो वो भी नहीं हुआ। तो हमें उस दिन भी जब आपने पहली बार किया था तो हमने कहा था कि ये पक्का हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट में जाएंगे तो अगर वो पॉलिटिकल लाइंस में डिसाइड होना है तो होना है। वहाँ चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि भाई अवेल अदर रेमेडीज, जो आपके पास है वो अदर रेमेडीज हम लोग कोई अवेल करना चाहता है तो उसको स्टे कर दिया जाता है। स्टे कर देते प्राइमा फेसी कि भाई आप लोग जवाब सवाल करिए, तो बात एक बात बनती। लेकिन जो उसमें लॉजिक और जो ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर से जहां तक पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो एकदम सर्व नहीं होता। क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ तो उसको तो आपने जो है प्रिलिमिनरी जांच से ही रोक दिया, जबकि वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला ही नहीं है। अभी आपने वो नहीं, और दूसरे तरफ जो है जब चीफ मिनिस्टर का होता है तो आप कहते हैं करो। तो ठीक है, ये कोर्ट है, यू हैव टू टेक योर चांसेस। कोर्ट की लॉजिक भी होती है। आजकल आप जिस तरफ फैसला करना चाहें उस तरफ की आप लॉजिक तो दे ही सकते हैं। तो वो आप लॉजिक दे के उसको देते हैं दोनों तरफ। अगर आप नहीं करना चाहते तो कहते हैं कि ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट इज देयर, so we will not go into these niceties because it is distorting democracy. Money has not been given voluntarily because the complainant is the person who has given is afraid even to come to the court and level this allegation. तो लेकिन जो बात अरुण जी, जो जस्टिस एम नागप्रसन्ना जो कि सिंगल जज की बेंच थी, उन्होंने कहा, वो लाइंस में पढ़ना चाहती हूँ कि परमिटिंग इन्वेस्टिगेशन इवन प्राइमा फेसी टिल द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन आर फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट will be abuse of process of law. In that light, I deem it appropriate to interdict further investigation in the matter till next date of hearing.
इस चीज को लेकर उन्होंने इतना जस्टिस नागा प्रसन्ना ने क्यों इतना ज्यादा एम्फसाइज किया है? क्या इसे हम खाली एक प्रोसीजर ऑफ लॉ समझेंगे और इस वजह से कुछ टाइम मिल गया है आदर्श अय्यर के साइड में, और उधर से सरकार की तरफ से जो जो लोगों के खिलाफ ये एफआईआर थी उनको भी थोड़ा टाइम मिल गया इसकी वजह से? जी। नहीं, टाइम नहीं, मैं देखिए उनके इस ऑर्डर से मैं सहमत नहीं हूँ, और किस लिए नहीं सहमत हूँ मैंने बोला। और हमें उम्मीद नहीं है कि ये कोर्ट उसको स्टे करेगा ही परमानेंटली। इसके ऊपर जो है फिर वो अपील में जा जाके वो अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब किसके यहाँ जाता है उसकी क्या थिंकिंग है, देखिए एक अमेरिकन थ्योरी है कि लॉ इज व्हाट द जजेस से इज लॉ, है ना। मैंने बहुत तरह की थ्योरी है कि व्हाट इज लॉ, तो उसमें जूरिस्प्रूडेंस में आता है कि ये है वो है। तो एक ये भी थ्योरी है कि जो है जो जज कहता है वही लॉ है, तो वही कानून है जो उनकी लॉजिक जो उनको समझ में आया। लेकिन ओवर राइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट उसका कौन जवाब देगा? किसको नहीं लग रहा है कि ये एक्सटॉर्शन है? प्राइमा फेसी जो है ये सारे पैसे एक्सटॉर्ट किए गए हैं। हम उनसे उन्हीं से पूछते हैं कि कौन सी। केजी राघवन जो कि नलिन कतील के जो लॉयर थे, उन्होंने कहा कि पुटिंग मनी इन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन नेवर बी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। अब ये बात उन्होंने कोर्ट में कही, अब वो कैसे होगा वो प्रूव करेंगे, लेकिन वो बार बार इस बात पर स्ट्रेस कर रहे थे। नहीं नहीं, एक्सटॉर्शन पुटिंग मनी, सवाल उठता है कि आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, किसी को इनकम टैक्स की नोटिस दे रहे हैं, और उसके बाद जैसे अरविंदो फार्मा ने किया, उसके बाद वो कहता है कि ठीक है 25 करोड़ ले और हम आपको बेल दे देते हैं। तो ये क्या एक्सटॉर्शन अंधे को भी दिखता है कि ये सारा पैसा एक्सटॉर्ट किया गया है? अब सवाल है कि आप लेटर ऑफ द लॉ में जाओगे तो बहुत लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन दिस वाज वेरी वेल एंटिसिपेटेड। और मैं जब ये हुआ था तो उसी समय मैंने कहा था, परसों की बात है, कि ये जो है हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से इनको पक्का, बिकॉज आई न्यू कि किस में वो जो है क्या उनका वो अप्रोच होगा। तो ये कहना कि इतना बड़ा ये है कि जैसे कि कुछ बनता ही नहीं है, तो ये हम इससे नहीं सहमत हैं। और ये ऊपर में जाएगा, वहाँ पे भी अगर वही व्यू लेते हैं, देखिए एक अंडर करेंट है जो लोग सब देखते हैं, लोगों को किस लोगों को 5 साल तक जो है बेल नहीं मिलती है और वहाँ पड़े रहते हैं, और कुछ वैसे जर्नलिस्ट हैं जो कि एक बार जाते हैं तुरंत उनको जो है रिहा कर दिया जाता है। तो पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है कि कहाँ केस जाता है, किसकी क्या सोच है, ये किसी से छिपी नहीं है। और ठीक है, ये अरुण जी, 100 अब जो सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ये केस खत्म होगा। इसका तो लॉजिकल एंडिंग वही होगा कि शायद मेरे ख्याल से अगर और स्टेट्स में भी केस इस तरीके के फाइल होते हैं, क्योंकि आदर्श अय्यर से जब मेरी फोन पर बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि और ऑर्गेनाइजेशंस मेरी जैसी, मतलब उनकी जैसी और ऑर्गेनाइजेशंस बाकी स्टेट्स में भी केस फाइल करने लगे। तो अल्टीमेटली क्या ये पूरा मामला फिर से जाकर सुप्रीम कोर्ट में ही अटकेगा और फिर जजेस के ही मर्सी पर रहेगा पूरा केस फिर से? नहीं, देखिए अल्टीमेट ये रिजल्ट मैं आपको आज प्रेडिक्ट करता हूं, कितना भी आप कर लें, कि कोई कोर्ट इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएगा। जो आज का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के अंदर में जो है कोई कोर्ट नहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार होगा। क्यों कि जैसे एक शब्द, एक सेंटेंस जो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जजों का जो हम नाम प्रस्ताव करते हैं आपको, वो सिलेक्शन प्रो कमिटी नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, दैट इज एन ऑर्डर। तो उसको गवर्नमेंट ट्रीट करती है कि ये एक रिकमेंडेशन है, हमें मन में आएगा तो इनका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करेंगे, नहीं मन में आएगा तो नहीं ये करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में कहा कि वी आर नॉट अ सिलेक्शन कमिटी। कमिटी का क्या काम है? वो रेकमेंड करती है, 4 नाम करती है, उसमें आप एक नाम चुनते हो, बाकी को रिजेक्ट कर देते हो। तो दैट इज हाउ द अपॉइंटमेंट्स आर बीइंग मेड, दैट इज हाउ पीपल आर बीइंग प्रमोटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड जो चंद्रचूड साहब ने कहा वो सब पर लागू होता है। तो ये एक बहुत रेयर जज है जो कि अपने करियर को ताख में लगा के सरकार का जब
जब अहित होगा या सरकार का कोई की आदमी होगा तो उसमें कोई भी जजमेंट जो है आना बड़ा मुश्किल है। तो वही है, दिस ट्रेंड इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ इसमें उम्मीद आपको नहीं लग रही है, तो क्या होगा अल्टीमेटली? क्या जजेस के ऊपर दबाव बढ़ेगा या फिर उनके ऊपर प्रेशर आएगा? दबाव तो वे खुद ही कहते हैं। ये जी नहीं, देखिए दबाव तो इनके ऊपर है, खुद ही कहते हैं कि ये 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर में आके अगर कहते हैं तो उसके बाद से, और उसमें भी एक ऐसा जज निकला कि वो खुद बाद में दबाव आके जो किया और राज्यसभा में गया, तो वो दबाव जो दबाव के खिलाफ लड़ा वो खुद पूरे दबाव में आ गया जब वो चीफ जस्टिस बना। तो ये तो जो उनके लिए सही है सबके लिए सही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव है जबकि उनका प्रमोशन और वगैरह कोई कुछ तय नहीं होना है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड कि वो किस दिन रिटायर करेंगे किस पोस्ट पर, खाली एक ही चीज है कि रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके अलावा नथिंग इज दिस थिंग। तो अब आप सोच सकते हैं कि हाई कोर्ट के जजों के ऊपर दबाव है कि नहीं है, बोलने की क्या जरूरत है, कोई कुछ चीजें बोली नहीं जाती है लेकिन समझी जाती है। नहीं, लेकिन अब ये जो पूरा एक नया रीओपनिंग है इलेक्टोरल बॉन्ड केस का, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इंक्वायरी को डिसमिस कर दिया था, और डिसमिस करने के बाद अगर इस तरीके की रीओपनिंग एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट करता है, तो हम क्या उसमें से कोई उम्मीद करें कि वाकई में इसमें कोई इंक्वायरी होगी या नहीं होगी, या फिर ठीक है इंक्वायरी कुछ दिन चलेगी लेकिन दबाव में आकर ये पूरा केस फिर से ठंडा पड़ जाएगा? हम क्या समझे? नहीं, देखिए एवरीबडी इज ए सर्वेंट ऑफ हिज कॉन्शियंस। अब जिसकी जो कॉन्शियंस है वो ऐसे करे। वो मेट्रोपॉलिटन जज को वो लगा कि भाई ये सही बात है तो उसे वो कर दिया। उसको भी तो मालूम था कि सीतारमन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सब कुछ मालूम था, उसके बावजूद भी उसने करा। तो है कि अब, और हाई कोर्ट में भी ये था कि भाई लोग अपना एज जोन देखते हैं, सब कोई को उम्मीद कर, लेकिन मैं इस ऑर्डर के जो है मैं इससे नहीं एग्री करता, जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि इसके अंदर में जो है भाई सारी चीजें सही हो सके। भाई ऐसा तो नहीं है कि एक्सटॉर्शन मतलब है कि आपके ऊपर जो है कनपट्टी पर जो है कोई आदमी बंदूक दबावे। हम उनसे एक ही बात पूछना चाहते हैं कि हम बैंगलोर में रहते हैं, जरा हमें एक आईटी कंपनी दिखा दें, मोहनदास पाई जो इंडिविजुअल है उनको छोड़ के किसी ने चंदा दिया हो, नारायण मूर्ति ने चंदा दिया हो या नंदन नीलकनी ने, इंडिविजुअल की भी बात कर रहा हूं, इन्फोसिस ने चंदा दिया हो, क्यों नहीं दिया इन लोगों ने चंदा? बिकॉज देयर इज नथिंग, नो गन कैन बी पॉइंटेड। अरविंदो फार्मा के ऊपर था, वेदांता को पूरी माइनिंग जो है एकदम कम दाम में दी जाती है, उसमें आज वो करोड़पति अरबपति बना है, तो वो हमारी जनता की खानों से, पहले हमें केवल 2% रॉयल्टी मिलती थी, हमने इस केस को लड़ा है, और वो कांग्रेस की जमाने की बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी की नहीं। जितनी कमाई जो लोगों की होती है अवैध हमारे मिनरल से, वो और कोई चीज से नहीं होती है। अगर आप जो सरकारी कंपनी है एनएमडीसी की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो 60-70% है, जो कि किसी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है। इतना ज्यादा फायदा है, 1 रुपए का शेयर जो है उनका 300 रुपए 250 रुपए में बिकता है। तो नेचुरली है कि वो बंद कर देंगे। तो डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, ये अपना हम लोगों को सोचना है। देखिए एक आदमी ने हिम्मत दिखाई, हमने तालियां बजाई, बड़े खुश हुए, बट दिस विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड, और इसको हम फायरिंग तो नहीं कहेंगे, बट उसी तरह की थी कि अब जो है आगे में वो जो है कुछ नहीं होगा। नहीं, तो आप इसका मतलब ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा केस है उसमें जी जी एक जजमेंट तो आया कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नहीं होना चाहिए, उसको सेट असाइड तो कर दिया कोर्ट ने, लेकिन अब इसमें इंक्वायरी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कोर्ट ने। और अगर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स भी करेंगे तो ज्यादा कुछ उसमें निकलना नहीं है। नहीं करेंगे, हाई कोर्ट में नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, लेकिन इसको लोग जांच नहीं करने देंगे, ये आप मान के चलिए। हाँ, कब जांच होगी? जब ये सरकार चली जाएगी, तब कोई दूसरी सरकार इसके ऊपर जांच कर सकती है। उसके लिए देखिए ये सरकार जांच करेगी नहीं,
अगर कोई जनहित की याचिका करता है और कोर्ट जाता है तो कोर्ट जांच होने देगा नहीं, तो फिर जांच होगी कैसे? अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो कर सकती है जांच, तो उस समय कोर्ट का भी फेवरेबल ओपिनियन होगा, क्योंकि वो सरकार जो है सिलेक्शन कमेटी की तरह ट्रीट करेगी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। बहुत बड़ी बात कह दी चंद्रचूड़ साहब ने कि वी आर नॉट सिलेक्शन कमेटी। इसके पीछे में जो वो क्या कह रहे हैं ये समझने की बात है। जब वो फील करते हैं कि रिकमेंडेशन ऑफ जजेस फॉर प्रमोशन और फॉर एलिवेशन और फॉर ट्रांसफर इज लाइक अ सिलेक्शन कमेटी, तो फिर नथिंग रिमेन्स और कुछ नहीं होगा। आज आप लिख लीजिए, इस पर कोई डिस्कशन करना बेकार है। हम लोग उदास होके या ये होके कि जैसा भ्रष्ट है देश चलेगा, वो पैसे कमाए जाएंगे, दूसरे तरह से कमाए जाएंगे, इलेक्शन में खर्च होंगे और जो रूलिंग पार्टी है उसका फायदा उठाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो पूरी सच्चाई है वो क्या, बिल्कुल जैसे एक एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है, उसके बारे में बहुत ही मुश्किल से चीजें पता चलती हैं। तो क्या ये पूरा जो केस है और अब अगर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के लेवल पर आया है तो ये उसी ब्लैक बॉक्स की तरह हो गया है कि हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा? नहीं, ब्लैक बॉक्स जब वो क्रैश होता है तो सरवाइव करता है, उसको लेके जो लोग हैं खोल के पता करते हैं कि इसमें क्या क्रैश हुआ। अब सवाल उठता है कि ब्लैक बॉक्स है, सारे फैक्ट्स हैं, देखिए पैसे लिए गए हैं, सब चेक से लिए गए हैं, सब चेक से दिए गए हैं, इसमें बहुत सारी अनियमितता है, किस लिए दिए गए हैं वो भी लोगों को मालूम है। तो ये केस, बहुत सारे केसेस आप देखते हैं कि जब दूसरी सरकार आती है तब वो खुलता है। इन्होंने ही बहुत सारे वैसे केसेस खोले हैं। तो जब दूसरी सरकार आएगी, अगर उनमें इतनी ताकत होगी या इंडिपेंडेंट होगी तो ये सारे मामले खुलेंगे। लेकिन नहीं अरुण जी तो बताइए कि अगर मान लीजिए दूसरी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो क्या कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा नहीं हुआ है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा नहीं हुआ? डीएमके को नहीं हुआ है? तो फिर, और अगर ये मिलीजुली सरकार बनती है, मान लीजिए कि अभी तो बहुत टाइम है, 2029 में है अगला लोकसभा का चुनाव, लेकिन अगर सरकार बदलती है और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, आपको लगता है कि कांग्रेस के पास इतने गट्स होंगे कि वो इस तरीके की इंक्वायरी कर सके या करेगी? नहीं, अब वो डिपेंड करता है। देखिए, एक्सटॉर्शन तो जो कानून बनाया गया वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया। अब ये जरूर जो आपकी बातें हैं, जैसे हम लोग हैं तो सबको सही या गलत, अभी जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, जो लॉटरी वाले ने पैसे दिए, तो और एक दो और केसेस में हुआ, जिस आदमी ने कहा कि हम ट्रबल में हैं, साउथ में वो गेमिंग कंपनीज हैं, उनके भी बहुत सारे नाम थे, भी मैं देख रही थी। साउथ में गेमिंग की कंपनीज थी, उन्होंने भी हाँ बहुत हाँ, तो पैसे, नहीं तो तो उससे वो फायदा हुआ था। गेमिंग गेमिंग वही लॉटरी वाली, जो वो है कि उन लोगों को इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो अगर वो आप लॉटरी उनको अलाउ कर देते हैं स्टेट में, तो वो पैसा जो स्टेट को जाना चाहिए वो नहीं दिया, उन्होंने पार्टी को दे दिया, और मिनिमम उतना था, तो वो बहुत बड़ी अनियमितता थी। और बहुत सारे स्टेट हैं कि जो नहीं अलाउ करते लॉटरी, जिसमें कि तमिलनाडु ही एक स्टेट है। तो जो लोग नहीं अलाउ करते, वहां पर अगर दिया तो आप एक्सटॉर्शन नहीं कह सकते हैं। जहां पर अलाउड है और उन्होंने पैसे बचाए और उनका 7% का प्रॉफिट भी नहीं था, तो वहां एक्सटॉर्शन था। वहां पे कंपनी थी IFB एग्रो, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था। एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसने बहुत चंदा दिया है। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का एक्सटॉर्शन अलग है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या एक्सटॉर्शन है? लाइसेंसिंग पावर है, या सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, या माल लिकर खरीदने का उनका पावर है, हम आपसे लिकर नहीं खरीदेंगे, तो ये सब में आप क्विड प्रो कर सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल का जो पावर था कि ईडी को, ये तो किसी ने नहीं कहा कि आप ईडी का, आईटी का और इन लोगों का आप गलत इस्तेमाल करके पैसा कमाइए, तो ये तो टोटल एक्सटॉर्शन था। दे वेंट बियॉन्ड द कॉल ऑफ दिस थिंग। तो वो बात जो है, इट इज फुल्ली एंटिसिपेटेड। जो है, हम लोग जितने भी एक्टिविस्ट या जो लोग ईमानदारी का झंडा ऊपर करते हैं, 2 दिन 3 दिन हम लोगों की खुशी रही, यही है। लेकिन नहीं, ज्यादा करके इस सब मामले में जो ट्रेंड है वो वैसे ही।
एक दिन में वो अब हम 22 तारीख को जब हियरिंग होगी तो मैं आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यू योरसेल्फ आर अ लॉयर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग ऑन 22nd ऑफ I expect that this would be stayed at various levels unless and until it comes to a point where a judge is extraordinarily concerned with public interest. बेसिक बात है। अब इसमें तो जस्टिस प्रसन्ना की सिंगल बेंच थी जो ये पूरा केस देख रही है। क्या लगता है आपको? आप तो बैंगलोर में ही बैठे हैं, क्या लगता है आपको उनके बारे में? नहीं, अब इसमें अब ज्यादा क्या कहें। देखिए, ऑर्डर स्पीक्स फॉर इट। वो एक जज ने बड़ा अच्छा कहा कि हम जो ऑर्डर लिखते हैं, आई विल बी जज्ड बाय दिस ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट 20 years। तो वो आज भी जो इमरजेंसी के जमाने में एडीएम जब्बलपुर के ऊपर जो ऑर्डर लिखे गए, उसके बाद जजों ने वही जजों ने अच्छा काम किया, सीनियर चंद्रचूड हों या भागवती साहब हों, लेकिन उस जजमेंट को आज तक लोग याद रखते हैं। तो वैसे ही है। अब ये है, आई डोंट अग्री विद द ऑर्डर। जज अच्छे हैं, वो सब है, इज गॉट अ वेरी जुडिशियस माइंड, बहुत अच्छा वो मतलब कि रीजनड आर्ग्यूमेंट देते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इस आर्ग्यूमेंट इस जजमेंट से अगर ये जो जनसंघर्ष संगठन समिति जो आदर्श अय्यर की है, अगर इसने उसने पब्लिक इंटरेस्ट में ये पूरा लिटिगेशन फाइल किया है, कंप्लेंट की है, अगर इसमें एक ऑनेस्ट इंक्वायरी हो तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन इसमें किसकी किसकी धरपकड़ हो सकती है, एंड वेयर डज द बक स्टॉप? नहीं होगा। देखिए, एक इसमें खाली छोटी सी बात समझने की है कि जिस आदमी ने चंदा दिया वो एक्सटॉर्शन के बाद भी इतना भयभीत है कि वो आके नहीं कह सकता कि मेरा एक्सटॉर्शन हुआ। इतनी ही सी बात है। इट इज अ कंटिन्यूअस फियर ऑफ द पावरफुल कि अगर मैं कहीं से इसमें विटनेस या कुछ दे दिया तो मेरा इतना ज्यादा नुकसान होगा कि मैं कहीं का नहीं रहूंगा। कोई आदमी, आपने देखा, एक आदमी ने एक जेन्युइन जीएसटी का वो कोयम्बटूर में कह दिया कि बन के ऊपर मस्का लगाने से जो है उसका दाम बढ़ जाता है, इतना जीएसटी हो जाता है। उस आदमी को इतनी छोटी बात के लिए आके गिड़गिड़ा के माफी मंगवाई लोगों ने। तो आप सोच सकते हैं। तो फिर आप अब उससे कहिए कि भैया तुम्हारा जो है, तुम क्या वॉलंटरली जाके तुमने माफी मांगी? तो कहेगा हाँ बिल्कुल मांगी। क्या वो अपना चेन ऑफ रेस्टोरेंट बंद कर देगा? सर्टेन थिंग्स आर लेफ्ट अनसेड, बेस्ट लेफ्ट अनसेड। जो हुआ उससे ज्यादा हमें पहले ही नहीं उम्मीद थी। हमें तो ये नहीं था कि तुरंत मंडे को पहुंच जाएंगे, और पहुंच गए। तो ठीक है। जब आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कहा कि ये तुरंत हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे, और वही चीज हुई है। लेकिन अब इस पूरे केस में आपने कहा कि हर लेवल पर इसमें स्टे मांगा जाएगा और स्टे मिल भी जाएगा आराम से कोर्ट से। अब कोर्ट्स की क्या है उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर हर लेवल पर इसमें स्टे आ जाएगा तो फिर ये केस कितना आगे बढ़ पाएगा? इसकी लॉजिकल एंडिंग होगी क्या? हालांकि आदर्श अय्यर को बड़ी उम्मीद है कि भाई इसमें अल्टीमेटली तो पनिशमेंट होना चाहिए, जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनको, निर्मला सीतारमण शी शुड बी पनिश, नलिन कतील, जेपी नड्डा, उन्होंने तो सबका ही नाम ले लिया। तो लेकिन जो ऑफेंसेस है, क्या वो बेलेबल ऑफेंस होंगे? अगर एक ऑनेस्ट इंक्वायरी होती है इसमें, क्या बेल मिल जाएगी सबको आराम से? नॉन बेलेबल? देखिए, वो 3 साल से की वो सजा है तो बेलेबल तो है, कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बेल वो जो है ये। और ऐसा भी नहीं है कि इनको जेल जाना चाहिए। एक इंक्वायरी कहीं ना कहीं इन लोगों को कुछ करना चाहिए था। इट इज अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ आवर सिस्टम कि पहले तो इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ, इतने साल तक हुआ, किसी इतने सारे चीफ जस्टिसेस आए, मैं उसमें एक पार्टी, कोर्ट्स ने भी अलाउ किया। हाँ, मैं पार्टी था इसमें। मुझको याद है रंजन गोगोई बिफोर कोविड 2019 में मैं कोर्ट में था, आइटम नंबर 2 या 3 था। और उस दिन ये पूरा था कि आज मैटर हियर होगा। और उसके बाद वो अन्ना डीएमके और डीएमके वाला, वो डीएमके का जो स्प्लिट हुआ था अन्ना डीएमके का 2 पार्ट में, उसके सिंबल का केस आ गया और उसके बाद वो डिले हो गया। बस उनको बहाना मिल गया। वो एडजर्न करके उन्होंने कहा भी कि वी विल टेक इट एट द अर्लीस्ट
वो काहे को लेने जाएं। उसके बाद वो जो वो कांड हो गया महिला वाला और वो सब आप लोगों के, वो उन्होंने जो छोड़ा, ऑल दी सक्सेसिव चीफ जस्टिसेस दे डिड नॉट टेक इट अप। तो ये बहुत ही मतलब कि जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिस्टम वहां से चला आ रहा है कि ये कब लॉ पास हुआ, जेटली साहब को मरे हुए कितने दिन हो गए, वो चलता गया। वो तो 1 साल के बेनिफिशियरी थे, 5 साल इतने इलेक्शंस हुए, तो क्या जजों को, जो चीफ जस्टिस है उसको नहीं मालूम है कि पैसे के कारण डेमोक्रेसी जो है डिस्टॉर्ट हो रही है। बिगेस्ट डिस्टॉर्शन, जहां गरीबी है वहां किसी को आप 10,000 करोड़ रुपया दे दोगे और कहोगे कि जाके इलेक्शन लड़ो, तो वो अपने को वो करेगा। तो अगर ये इतनी छोटी सी बात अगर लोगों को नहीं समझ में आई, तो जो सिस्टम है उस, मैंने वो कह रहा हूं पूरा फेलियर है, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड टू द डिले। फिर एक बात बहुत क्रेडिबल कि जो है ये पूरी फुल बेंच थी जिन्होंने सुना, जस्टिस खन्ना ने भी अलग से जजमेंट लिखा, इट वाज अ कंकरिंग जजमेंट। हर एक माने एक बार सुनवाई हुई तो इतना बड़ा गलत काम था कि इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता था। इसको तो खाली पोस्टपोन किया जा सकता था कि हम ना सुने और हम बीजेपी को मैक्सिमम फायदा दें। तो उसको जो है चंद्रचूड़ साहब ने उसको बोर्ड पर लाया, सुना और उसको करके उन्होंने उसमें जस्टिस करी। अरुण जी, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि अब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक किसी भी तरीके की इंक्वायरी को डिसमिस कर दिया है अगस्त में ऑलरेडी, तो क्या जितने भी स्टेट हाई कोर्ट्स हैं वो कुछ भी ऐसा इधर उधर बहुत ही ड्रास्टिक कोई ऐसा कॉल नहीं लेंगे? क्योंकि जब एक बार उन्होंने डिसमिस कर दिया कि देयर कैन नॉट बी अ रोविंग इंक्वायरी, या फिर वाकई में स्टेट के लेवल पर कुछ हो सकता है और कुछ बड़ा हो सकता है, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने शायद रोविंग इंक्वायरी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यू हैव ऑल्टरनेट रेमेडीज। नहीं, ये भी बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि वी एट आवर लेवल कैन नॉट कंडक्ट अ रोविंग इंक्वायरी, ये उन्होंने कहा। वो ठीक है, उसमें जजमेंट में उन्होंने कोई, जैसे संघवी साहब ने कहा कि द वर्ड कोअर्शन हैज बीन यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर जजमेंट में अगर कोअर्शन का क्या मतलब होता है, अगर कोअर्शन का क्या मतलब होता है तो उसी सेक्शन में तो वो बेचारा गया है कि जो है हमसे जबरदस्ती लिया गया, हमसे कोअर्शन करके लिया गया, हमें एक्सटॉर्ट किया गया। क्या कोअर्शन और एक्सटॉर्शन में बहुत अंतर है? मैं एक डेफिनेशन ही के मामले में पूछ रहा हूं। तो देखिए ये नहीं होगा, जिसके पास सत्ता है उसको जुडिशरी आजकल बहुत रिस्पेक्ट करती है, और इससे ज्यादा नहीं हम कुछ कह सकते, छोड़ दीजिए यहीं पे। चलिए, आपने बहुत कुछ कह दिया है, ना कहते हुए भी आपने बहुत कुछ कह दिया है और समझने वाले समझ ही जाएंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन जो एक बात आपने मुख्य तौर पर कही कि हर लेवल पर इसमें स्टे आएगा, तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से इस केस की इंक्वायरी शुरू होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी डिसमिस कर ही दिया है, मेट्रोपॉलिटन जज ने हिम्मत करके इस इंक्वायरी को अगर ओपन किया है तो वो जाकर अब हाई कोर्ट के लेवल पर अब उसमें किस तरह से स्टे मिल रहा है और हर लेवल पर अब क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन जितनी बार ये केस कर्नाटक हाई कोर्ट में आएगा और अगर मान लीजिए कि बाकी स्टेट हाई कोर्ट्स भी इस तरीके के केसेस को रीओपन करते हैं, तो ये देखना होगा कि कितना रेजिस्टेंस होगा, कितनी रोक लगेगी हर लेवल पर। उससे आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी सरकार किसी भी तरीके की इंक्वायरी से दूर से ही भागेगी और इंक्वायरी के आसपास वो कभी भी केस को नहीं आने देगी। तो अब ये देखना होगा कि जब भी सरकार बदलती है 2029 में या बाद में, क्या ये वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की असलियत क्या हमारे सामने आएगी। अभी तो आधी तस्वीर हमारे सामने आई है, लेकिन क्या पूरी तस्वीर, पूरी सच्चाई क्या लोगों को कभी भी पता चल पाएगी? इसको हमने शायद ये सवाल पूरा भविष्य के गर्भ में ही छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि पता ही नहीं है कि उसमें क्या होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। आपका थैंक यू।